आप सभी को मेरा झारखंडी जोहार। और आइए आज आपका स्वागत है हमारा होमवर्क हार्मोनी चैनल में, जिस मंच पर आज हम पढ़ाने वाले हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और ये चैप्टर है बच्चों 10 क्लास का और सब्जेक्ट है इसका अर्थशास्त्र, जो कि आज हम लोग समझने वाले हैं। और नोट्स के रूप में कुछ आप लोग को मटेरियल भी मिल जाएगा। तो परिचय है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्व का एकीकरण, अर्थात विश्व के सभी देशों को एक दूसरे के साथ संबंध होना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अपने शब्दों में समझे तो हम कह सकते हैं कि विश्व में जितने भी महादेश हैं, देश हैं, सबका एक दूसरे के साथ सामान का क्रय विक्रय करना, सामान का, वस्तुओं का, सेवाओं का लेन देन करना ही वैश्वीकरण है। जैसे विश्व के शीर्ष निर्माताओं द्वारा बनी हुई डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन, गाड़ी आदि का उपयोग हम करते हैं। तो ये संभव कैसे हो पाता है? वैश्वीकरण के कारण ही। आगे देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहा जाता है। तो ऐसे कंपनी जो एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अपनी भाषा में समझें तो बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसे कंपनी होती है जो एक देश में नहीं बल्कि 2 देश, 4 देश, 5 देश या जहां उसे सुविधा लगती है उतने देशों में अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करती है और वहां अपने सामान, वस्तु या सेवा का उत्पादन करके वहां सामान को बेचती है या मार्केटिंग करती है। उसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। आगे हम लोग समझते हैं बच्चों निवेश क्या होता है। तो परिसंपत्तियों जैसे कोई भी परिसंपत्ति, उदाहरण के तौर पर भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में जो व्यय यानी खर्च की जाती है, उसी मुद्रा को क्या कहा जाता है? निवेश कहा जाता है। यानी पैसा का खर्च हम जब आने वाले समय में आय की उपेक्षा या आशा करके करते हैं और किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो उसी को कहा जाता है निवेश। अब इसी से मिलता जुलता शब्द आगे है विदेशी निवेश। कि विदेशी निवेश क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है वो परिसंपत्तियों पर व्यय करती है, खरीद बिक्री करती है, अनेक देशों में जाकर के निवेश करती है आय के उद्देश्य से, और उसे ही विदेशी निवेश कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा परिसंपत्तियों पर किए गए निवेश को ही विदेशी निवेश कहा जाता है। इसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण को हम एक शब्दों में कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ही एकीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में विभिन्न प्रकार से निवेश करती है, जिसमें विश्व व्यापार देशों में तीव्रता से बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों और उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। अपने भाषा में समझे बच्चों, तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वो विश्व के विभिन्न देशों में अपना निवेश करती है और सामान का, वस्तु का और सेवाओं का उत्पादन करती है, जिससे क्या हो रहा है? पूरे विश्व में व्यापार में तीव्रता हो रही है, यानी बहुत ही तेज़ी आ रही है। इसके स्वरूप क्या होता है कि विश्व के जितने भी बाज़ार हैं, देश हैं और उत्पादन हैं, सभी सामानों का एकीकरण हो रहा है। अर्थात हम कहीं से भी सामान मंगा सकते हैं, कहीं से भी खरीद बिक्री कर सकते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। यानी विभिन्न देशों के बीच कैसा संबंध, लेन देन का संबंध, खरीद बिक्री का संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या है बच्चों? वैश्वीकरण। आगे हम लोग देखते हैं उदारीकरण। उदारीकरण क्या है, इसको हम पॉइंट वाइज समझेंगे, जिसमें विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश से अवरोध को हटा लिया जाए, यानी रोक टोक को हटा लिया जाए, उसे ही उदारीकरण कहते हैं।
यानी कहीं कोई विदेश देश में व्यापार करने से, निवेश करने से कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कोई अवरोध नहीं है, वो हटा जब लिया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? उदारीकरण। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, जिसमें आयात निर्यात सुगमता से किया जा सके उसे ही उदारीकरण कहते हैं। यानी ना आयात करने में कोई समस्या है, ना निर्यात करने में कोई समस्या है। कोई भारी टैक्स किसी देश की सरकार द्वारा इसमें नहीं लगाई जा रही है, ना ही कोई शर्त है, तो इसे ही उदारीकरण कहते हैं। आगे पॉइंट में है मुक्त व्यापार। व्यापारी मुक्त रूप से निर्णय ले सकते हैं, यानी कहीं भी किसी देश में अपने सामान को खरीदने और बेचने के लिए जो व्यापारी हैं वो मुक्त रूप से निर्णय ले सकते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उसे भी उदारीकरण कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना ही क्या है? उदारीकरण है। तो हम लोग उदारीकरण को अनेक पॉइंट या अनेक भाषा में समझ गए। अब आगे हम लोग देखते हैं व्यापार अवरोधक। तो उदारीकरण के जस्ट उल्टा हम लोग देखते हैं व्यापार अवरोधक क्या होता है। जब सरकार आयात की जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाती है, जिससे वस्तु महंगी हो जाती है, तो इसे ही व्यापार अवरोधक कहते हैं। यानी जब भी किसी वस्तु का किसी देश में आयात किया जाएगा तो वहाँ की सरकार जब उस वस्तु पर टैक्स लगाएगी, भारी टैक्स लगाएगी, तो वो वस्तु वहाँ ऑटोमेटिक महंगी हो जाएगी, जिससे वहाँ के लोग उसे खरीद नहीं पाएंगे। यानी किसी न किसी तरह से उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, और इसी को कहा जाता है व्यापार अवरोध। अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों विदेशी व्यापार के लाभ। तो विदेशी व्यापार तो हो रहा है, पर उसके लाभ क्या हैं उसको हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। तो विदेशी व्यापार का लाभ हम लोग जब देख ही रहे हैं तो इसको हम लोग दो पहलुओं से देखेंगे। पहला तो उत्पादक और दूसरा उपभोक्ता। अर्थात बच्चों उत्पादकों को क्या फ़ायदा होता है या लाभ होता है, और उपभोक्ता को क्या लाभ या क्या फ़ायदा होता है। तो इसमें पहला पॉइंट हम पहले देखेंगे, उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर के बाजार में पहुंचाने का मौका मिलता है। किसे? वस्तु या सेवा को। कोई भी उत्पादक जो उत्पादन करता है अपनी वस्तुओं और सेवाओं को, तो वो केवल घरेलू बाजार में नहीं बल्कि बाहर में के बाज़ारों में भी बेच सकता है, उन्हें पहुंचाने का मौका मिलता है। दूसरा है, उत्पादकों को बाहर के बाज़ार में बेचने से बाहर के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन करने का भी मौका मिल जाता है। कंपटीशन से क्या होता है बच्चा? कोई भी चीज़ का रूप प्रारूप, उसका क्वालिटी सुधरता है। तो जब उत्पादक अपने सामान को बाहर लेके जाते हैं तो उन्हें कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा को फेस करना पड़ता है, जिससे उनकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं सुधार होती है। और उसके बाद जब गुणवत्ता में सुधार होती है तो उससे उपभोक्ताओं को भी फ़ायदा होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि उपभोक्ताओं को विदेशी व्यापार से क्या लाभ होता है। तो दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं की आयात से उपभोक्ताओं के पास अच्छी वस्तुओं को खरीदने का अवसर प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जो हमारे देश में उत्पादन नहीं हो रही है, चाहे लो क्वालिटी की उत्पादन हो रही है, उसके अपेक्षा दूसरे देशों में कम कॉस्ट पर अच्छी चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, तो हम वहाँ से खरीद सकते हैं। उपभोक्ता के रूप में हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि हम अच्छी वस्तु दूसरे देशों से भी खरीद पाएँ। तो ये विश्व व्यापार विदेश व्यापार के कारण हो पाता है और जो उपभोक्ता को मिलता है। आगे देखते हैं, उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा के कारण सस्ते मूल्य में अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उपभोक्ताओं को मिल जाती है। यानी कि जब विदेशी व्यापार होता है तो उत्पादक लोग के बीच में ही कंपटीशन प्रतिस्पर्धा होने लगती है, और जिससे उपभोक्ताओं को फ़ायदा हो जाता है कि उन्हें अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं एक मार्जिन मूल्य पर उपलब्ध हो पाती है। आगे इसी क्रम में हम लोग व्यापार जब समझ रहे हैं तो समझेंगे कि ये विश्व व्यापार संगठन क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? इसका शॉर्टकट है WTO। तो WTO एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी वैश्वीकरण के दौरान
जो अनेक देशों के बीच व्यापार होता है उसको उदार बनाना। दूसरा पॉइंट इसी में हम देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और अभी इसमें कुल 164 देश विश्व व्यापार के संगठन के सदस्य हैं। आगे हम लोग देखते हैं भारत में, हम लोग अपने देश के बारे में देखेंगे कि भारत में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े। कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़े होंगे, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े होंगे, तो कुछ नकारात्मक भी। तो पहले हम लोग इसके सकारात्मक प्रभाव को जानेंगे। पहला, उत्पादकों को स्थानीय और विदेशी दोनों के बीच बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को, विशेष शहरी क्षेत्र में वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। उपभोक्ताओं को उन्नत किस्म के और कम कीमत में वस्तुएं मिल रही है। आगे दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और बैंकिंग सेवाएं जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। इससे संपन्न वर्ग के खरीदार लाभान्वित हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों, वैश्वीकरण के कारण उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। चौथा पॉइंट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चे माल आदि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई है। पांचवा है, डाटा एंट्री, इंजीनियरिंग जैसे सेवाएं भारत में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत में वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। तो इसका पहला पॉइंट है, वैश्वीकरण से छोटे उत्पादकों और श्रमिकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो कैसे पड़ा है? वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो थीं वो देश विदेश में अपनी बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी पूंजी के साथ आके लगा दी है, जिससे क्या हुआ कि उन लोग का जो भी उत्पादन के दौरान वस्तु का उत्पादन होता है उनका फैक्टर कॉस्ट कम होता है, यानी उत्पादन में खर्च कम आता है, जिसकी वजह से उनका दाम भी मार्केट में कम होता है, यानी मार्केट प्राइस भी कम होता है। और उनकी वस्तुएं चूँकि फैक्ट्री में बनी होती है कुशल कारीगरों के द्वारा, तो वेल फिनिश्ड भी होती है, किसके अपेक्षा में जो छोटे कारीगर या छोटे